आज हम देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, इसके प्रकार, विशेषताएं, सोपान, उद्देश्य, क्षेत्र, आवश्यकता एवं महत्व, केवल एक वीडियो में। इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब आपको सारी वीडियो अपलोड किए गए नोटिफिकेशन आपको देगा। इसलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमें ये जानना कि अनुसंधान क्या है। देखिए, अनुसंधान का मतलब ही होता है खोज। खोज हम क्या क्या खोज कर सकते हैं, वही होता है अनुसंधान की परिभाषा। आइए अब हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों द्वारा ये परिभाषाएं दी गई हैं। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार अनुसंधान को नियंत्रित एवं, ध्यान से देखिएगा, अनुसंधान को नियंत्रित लक्ष्यों के ऐसे व्यवस्थित व वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में परिभाषित किया जा सकता है जो सामान्य कारणों, नियमों अथवा सिद्धांतों के विकास में सहायक हो। अनुसंधान खोज है, एक प्रकार का विश्लेषण है। आइए देखते हैं। दूसरे वैज्ञानिक के अनुसार, मनरो के अनुसार, इन्होंने बताया अनुसंधान को समस्याओं के अध्ययन की उस विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें समाधानों को आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खोज दिया है। देखिए, बेस्ट न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार इन्होंने साफ बताया, अनुसंधान केवल सत्य की खोज मात्र नहीं है, बल्कि यह दीर्घकालीन, गहन, सौदेश्यपूर्ण खोज है। कुक महोदय ने भी दिया कि समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, व्यापकता, बुद्धिमत्तापूर्ण तथ्यों की खोज करना और उनके अर्थ या निहितार्थ को प्रस्तुत करना अनुसंधान है। किसी दिए गए अनुसंधान का कार्य परिणामों व निष्कर्षों को अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि करने वाले, प्रामाणिक, पुष्टि योग्य योगदान करने वाले होने हैं। अनुसंधान की विशेषताएं। अब हम लोग अनुसंधान की विशेषताएं को देखते हैं। अनुसंधान की देखिए निम्नलिखित विशेषता भी है। इसका देखिए अन्वेषण प्रक्रिया। अन्वेषण मतलब खोज। इसमें किसी तथ्य की खोज की जाती है। ये अनुसंधान की ही एक प्रजाति है अन्वेषण, जिसके द्वारा अनुसंधान किया जाता है। इसकी विशेषता लगभग सभी विषयों के अनुसंधान में पाई जाती है। इसकी जो विशेषता है वो सभी अनुसंधान में देखिए मुख्य उद्देश्य हैं, जो प्रथम या किसी के द्वारा ने ज्ञान की खोज की जाती है, किसी न किसी के द्वारा ज्ञान की खोज की जाती है। तो पहला देखिए ज्ञान की खोज की जाती है, और द्वितीय पुराने ज्ञान की सार्थकता की जांच की जाती है। जैसे हम नए ज्ञान की खोज कर रहे हैं और पुराने ज्ञान। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मित। दूसरा विशेषता मित व्ययिता। मित व्ययिता देखिए, मित व्ययिता ये क्या है, जिसमें कि मित व्ययिता का मतलब ही होता है कम खर्चीला। कम खर्चीला, हमें देखिए किसी भी अनुसंधान की मित व्ययी होना अति आवश्यक है। यदि अनुसंधान अत्यधिक खर्चीला, समय लेने वाला होगा तो अनुसंधानकर्ता उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमारा अनुसंधान ज़्यादा खर्चीला होगा तो लोग क्या करेंगे, अनुसंधान करना सोचेंगे नहीं, क्योंकि इससे लोग बचने की कोशिश करेंगे कि नहीं भाई अनुसंधान को रहने देते हैं। अर्थ यह है कि किसी प्राकृतिक घटना की व्याख्या यथासंभव सरल तरीके से की जाए, वो भी कम खर्च में। तीसरा जो है सुव्यवस्थित अध्ययन। अनुसंधान एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। ये नहीं कि कहीं से भी कहीं भी तरह से जो हम तथ्य की खोज कर रहे हैं वो तथ्य बिल्कुल सुव्यवस्थित होना चाहिए, क्रमबद्ध, सीरियल वाइज होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान के प्रकार वैसे तो 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार दिया है। मौलिक, आधारभूत, प्रयुक्त अनुसंधान व क्रियात्मक अनुसंधान। ये हम लोग को 2 अनुसंधान पढ़ने रहते हैं, जिसमें कि मौलिक अनुसंधान जो है, ये मौलिक अनुसंधान शिक्षकों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए होता है, और क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों के लिए होता है।
अनुसंधान का महत्व क्या है? अनुसंधान मानवीय ज्ञान के विकास में सहायक है। अनुसंधान विभिन्न विज्ञानों की प्रगति की शक्तिशाली कुंजी है। अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं के समाधान का एक प्रबल यंत्र है। अनुसंधान प्रबल यंत्र भी होता है। तो आइए देखिए, अब हम लोग इसके महत्व के बारे में जानते हैं कि अनुसंधान मानवीय ज्ञान के विकास में सहायक है। अनुसंधान देखिए विभिन्न विज्ञानों की प्रगति की शक्तिशाली कुंजी है। अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं का समाधान का प्रबल यंत्र है, जैसा हमने अभी आपको बताया। मनोवृत्तियों के परिवर्तन में ये सहायक है। अनुसंधान प्रशंसक का मार्गदर्शक है। अनुसंधान वस्तुनिष्ठता लाता है, वस्तु के प्रति चेष्टा लाता है। अनुसंधान का आधार वैज्ञानिक होता है। ये वैज्ञानिक आधार पर होता है कि किस प्रकार से खोज की जाए, जो तथ्य हम खोज रहे हैं वो सत्य है नहीं है, उसी को वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। अनुसंधान ज्ञान का परिष्कार करता है। अनुसंधान कुशलता में वृद्धि करता है। अनुसंधान जागरूकता की भावना का विकास करता है। अब हम लोग देखेंगे अनुसंधान तो हमने जान लिया, अब क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। जैसे हमने देखा ना कि अनुसंधान के प्रकार होते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान। तो उसमें से हमें पढ़ना ही है क्रियात्मक अनुसंधान। आइए इसकी हम परिभाषा को देखते हैं। मौली महोदय के अनुसार किसी तात्कालिक समस्या के समाधान के उद्देश्य से उसी स्थान पर किए गए शोध की सामान्यता शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। अर्थात यदि कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, इसमें कोई समस्या है बच्चों को, तो वो वहीं पे तत्कालीन समाधान कर रहा है, तो वो क्या है, वो क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रिया के दौरान किया गया अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान है। स्टेशन एम कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें कोई व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम होता है। एक शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। स्कूल प्रशासक अपने प्रशासकीय व्यवहार में सुधार के लिए क्रियात्मक सुधार करता है। जैसा कि अभी हमने बताया, यदि कोई तुरंत अनुसंधान किया जा रहा है तो क्या है, क्रियात्मक ही अनुसंधान है। प्रशासक प्रशासकीय व्यवहार के लिए करता है, शिक्षक अपनी शिक्षा के लिए करता है। आइए देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के उदाहरण। कक्षा में अनुशासन की समस्या हो तो क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। छात्रों द्वारा की जाने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, विभिन्न शिक्षा विधियों में प्राभिमुखता के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या हैं? आइए अब हम इसके उद्देश्य को जानते हैं। विद्यालयों में प्रचलित परंपरागत प्रभाव में सुधार करना। शैक्षिक अनुसंधान केवल विशेषज्ञों का कार्य है, इस मिथक को तोड़ना। ये जो मिथ्या चली आ रही कि शैक्षिक अनुसंधान केवल विशेषज्ञ के लिए है, लेकिन इस मिथ्यकों को तोड़ना है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा। ये कोई भी कर सकता है अनुसंधान। शिक्षकों और शैक्षिक व्यवस्थापकों अनुसंधान के ओर उन्मुख बनाना। अनुसंधान कार्यकर्ताओं में समस्याओं को समाधान करने के लिए उनमें जागरूकता उत्पन्न करना। अब हम लोग इसके क्षेत्र के बारे में, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। पहला, शिक्षण संबंधी अधिगम संबंधी समस्याएं। इसमें देखिए क्या आते हैं, शिक्षण अधिगम, जो शिक्षण अधिगम मतलब सीखना, इसमें संबंधित समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक जाता है। शिक्षण में नवीन विधियों को अपनाने से संबंधित समस्या, गृह कार्य से संबंधित समस्या, शुद्ध उच्चारण से संबंधित समस्या, दक्षता आधारित शिक्षण अधिगम की समस्या, इकाई शिक्षण की समस्या, कक्षा कार्य संशोधन की समस्या। और दूसरा समस्या क्या है, देखिए मूल्यांकन तथा परीक्षा संबंधी समस्याएं। मूल्यांकन तथा परीक्षा संबंधी समस्याएं कब आती है शिक्षकों को, जब वो सतत और व्यापक मूल्यांकन की जाती है तब समस्याएं आती है, उसमें भी अनुसंधान किए जाते हैं। इकाई मूल्यांकन एवं मासिक परीक्षाओं की व्यवस्था की समस्या, परीक्षा में विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की समस्या, पाठ्य सहगामी गतिविधियों संबंधी समस्याएं, गतिविधियों के प्रति छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा रुचि उत्पन्न करने की समस्याएं,
विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन की समस्याएं, विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या के कम होने की समस्या, बहुकक्षा शिक्षण की कठिनाई, शिक्षक अभिभावक सहयोग की समस्या, विद्यालय में शिक्षकों के विलंब से आने की समस्या, विद्यालय को सामुदायिक सहयोग प्राप्त न होने की समस्या। क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ क्या क्या हैं? सरलता और सहजता। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान यदि कहीं भी किया जा रहा है तो वो सहज और सरल होता है। विभिन्न वास्तविक परिस्थितियों में स्वाभाविक तरीकों से अनुसंधान किया जाता है। वास्तविकता के साथ इनका निकट का वेस्ट ने क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व, लाभ एवं गुरुत्व पर चर्चा करते हुए कहा है कि यह अनुसंधान प्रत्येक अवस्था में वास्तविकता के काफ़ी समीप होता है। ये वास्तविकता के समीप होता है, व्यवहारिक समस्याओं का ये समाधान करता है। क्रियात्मक अनुसंधान के लाभों पर चर्चा करते हुए रेबल ने कहा, रेबल एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, इन्होंने बताया कि अनुसंधान के आधार पर व्यवहारिक समस्याओं के अनुसंधान में बहुत सहायता प्राप्त होती है। अब देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं कहाँ कहाँ तक हैं। सामान्यकरण का अभाव होता है, वैज्ञानिक कठोरता का अभाव, सीमित उपयोग, अनुसंधानकर्ता को उचित स्तर का तकनीकी प्रशिक्षण न होना, ये सब अनुसंधान की क्या है, सीमाएं हैं। अब हम इसके चरणों के बारे में जानते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण, पहला है समस्यागत क्षेत्रों की पहचान। इसका जो चरण है, हम पहले कहीं भी क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे तो समस्यागत जितने भी क्षेत्र हैं उसकी पहले हम पहचान करेंगे। जिस भी क्षेत्र की समस्या समाधान करना होता है, सर्वप्रथम हम उसका निर्धारण करेंगे कि असल में यहाँ पे समस्या है या नहीं है, और उन लोगों की जहाँ के भी हम स्थानीय लोग हैं, जहाँ की समस्या को सुलझाएंगे, वहाँ के लोगों का भी राय लेना आवश्यक हो जाता है, जिससे समस्या का निर्धारण वास्तविक रूप से किया जा सके। समस्या का निर्धारण हम करते हैं कि समस्यागत क्षेत्र के निर्धारण के साथ ही अनुसंधानकर्ता को उस समस्या का निर्धारण करना होता है जिस पर उसे शोध करना होता है। बिना समस्या के निर्धारण के उस पर कोई भी कार्य, जैसे शिक्षक से परामर्श लेना, आंकड़ों को एकत्रित करना आदि संभव ही नहीं है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, कारणों के संदर्भ में समस्या का विश्लेषण। जो भी हमारे पास कारण होते हैं उनका समस्या का पहले विश्लेषण करना होता है कि समस्या वाकई में हल करने योग्य है या नहीं है, इसके बारे में क्या हमें राय लेनी चाहिए। आइए अब हम चौथा देखते हैं, उद्देश्यों की पहचान। समस्या की पहचान और उसके कारणों को जानने के पश्चात समस्या के उद्देश्य की पहचान करना चाहिए, क्योंकि उद्देश्यों का निर्धारण एवं उसकी पहचान किसी समस्या के समाधान के लिए बहुत आवश्यक होती है। क्रियात्मक परिकल्पना की तैयारी। समस्या के समाधान के लिए अनुसंधानकर्ताओं को कई प्रकार की परिकल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए। इन विकल्पों के आधार पर अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग को आगे बढ़ाता है तथा अर्थ परिकल्पना का परीक्षण करके निष्कर्ष ज्ञात करना चाहिए। कार्य योजना का निर्माण, कि हमें कौन सा कार्य मिला है, जैसे समस्या समाधान के लिए कार्य योजना का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। कार्य योजना के अनुसंधान ही समस्या के समाधान के लिए आवश्यक होता है। सातवां, योजना का क्रियान्वयन। कार्य योजना निर्माण के पश्चात उसकी बनाई गई योजना के अनुसार अनुसंधानकर्ता योजना को क्रियान्वित करता है। यदि अनुसंधानकर्ता बनाई गई योजना के अनुसार कार्य नहीं करता तो योजना के सफल होने या अपेक्षित परिणाम न आने की संभावना रहती है। आंकड़ों का विश्लेषण। आठवां है कि हम पहले आंकड़ों का विश्लेषण, एनालाइज द डाटा। समस्या समाधान के लिए जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनका उचित प्रकार से विश्लेषण आवश्यक है। आंकड़ों का जब तक उचित प्रकार से विश्लेषण नहीं किया जाएगा तब तक उचित निष्कर्ष नहीं प्राप्त होगा। इसके साथ ही आंकड़ों की विश्वसनीयता एवं वैधता की जांच के लिए भी आंकड़ों का विश्लेषण आवश्यक होता है। परिणाम और निष्कर्ष। हम जब क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसका निष्कर्ष क्या आया, इस पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे कि विश्लेषण नहीं किया जाएगा तब तक उचित निष्कर्ष नहीं प्राप्त होगा। इसके साथ
इसके साथ ही जो भी परिणाम प्राप्त किया गया उसे लिखित रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। 10वां है प्रतिवेदन। अनुसंधानकर्ताओं को प्राप्त परिणाम का एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए। इस प्रतिवेदन में केवल आवश्यक बातों का उल्लेख करना चाहिए। अनुसंधानकर्ताओं को प्रतिवेदन में केवल सकारात्मक परिणाम ही नहीं बल्कि उन तथ्यों का भी उल्लेख करना चाहिए जिनके प्रयोग से उसे नफरत में परिणाम प्राप्त हुए। इससे भविष्य में अनुसंधान में दूसरे अनुसंधानकर्ता को सरलता होगी। इस प्रकार से हमने सभी को देख लिए हैं। आप जहाँ से चाहें एनालाइज कर सकते हैं, इसको देखकर नोट्स बना सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।